अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ था, उस पर एक यूट्यूब वीडियो आया है हाल में। एक पूर्व पायलट है, उन्होंने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। हाँ हाँ, मैंने भी देखा वो विश्लेषण, काफी चर्चा में है। तो आज हम उसी की थोड़ी तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनके विश्लेषण में क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। इंजन, पायलट, सिस्टम, सब कुछ। शुरुआत करते हैं उस सबसे हैरान करने वाली बात से। सीट 11A का वो अकेला यात्री जो बच गया, ये तो मतलब अविश्वसनीय है। हाँ, बिल्कुल अविश्वसनीय। और ये दिखाता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। वैसे तो कहते हैं कि विंग के पास की जगह थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है स्ट्रक्चर में, लेकिन फिर भी ऐसे हादसे में बचना ये बहुत ही दुर्लभ है। विश्लेषण में 2 इंजन फेल होने की बात है, पर क्या ऐसा होता है, मतलब दोनों इंजन एक साथ? देखिए, ये लगभग नामुमकिन माना जाता है। अरबों में एक। आजकल के जो जेट इंजन हैं वो इतने भरोसेमंद हैं और इतने सारे बैकअप सिस्टम होते हैं कि दोनों का एक साथ फेल होना सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा। डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि एक इंजन पूरी तरह फेल हो जाए तब भी दूसरा इंजन विमान को सेफली लैंड कराने के लिए काफ़ी होता है। और अगर मान लीजिए ऐसा हो ही जाए, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, तब क्या? वो आरएटी का जिक्र था वीडियो में। हाँ, आरएटी मतलब रैम एयर टरबाइन। ये एक तरह की छोटी इमरजेंसी पवन चक्की है। अगर दोनों इंजन बंद हो जाएं तो ये हवा के जोर से घूमकर थोड़ी सी बिजली बनाती है, ओके। ताकि कॉकपिट में जो सबसे ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ बेसिक कंट्रोल्स, वो चलते रहें। पर इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। इसे काम करने के लिए हवा की रफ्तार चाहिए। कम ऊंचाई पर ये शायद उतना कारगर ना हो। तो फिर अगर दोनों इंजन का फेल होना इतना मुश्किल है, हाँ, तो विश्लेषण में असल वजह क्या बताई जा रही है? वो एडीएसबी डेटा कुछ कह रहा है? यही पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जी। एडीएसबी डेटा ये दिखा रहा है कि विमान ने रनवे पर टेक ऑफ के लिए सामान्य से ज्यादा लंबी दौड़ लगाई। ज्यादा लंबी दौड़? और यहीं पर V1 स्पीड का जिक्र आता है। अच्छा। V1 वो स्पीड होती है जिसके बाद पायलट टेक ऑफ रोक नहीं सकता, उसे उड़ान भरनी ही पड़ती है। अच्छा, ओके। तो मतलब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा है। हाँ बिल्कुल। तो जो थियरी दी जा रही है, और ये वाकई चौंकाने वाली है, वो ये कि शायद V1 स्पीड पार करने के ठीक बाद एक इंजन फेल हुआ। V1 के बाद? हाँ, विमान हवा में तो आ गया, लेकिन शायद घबराहट में या तनाव में पायलटों से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने खराब इंजन के बजाय गलती से दूसरा जो चालू इंजन था उसे भी बंद कर दिया। अरे बाप रे! मतलब सही वाला इंजन बंद कर दिया। क्या ऐसा सच में हो सकता है? पहले हुआ है कभी? वीडियो में गोयर की एक पुरानी घटना का जिक्र है। उसमें भी यही बात सामने आई थी कि शायद पायलटों ने गलती से दूसरा इंजन बंद कर दिया था। अच्छा। पर तब विमान लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर था, तो उनके पास सोचने, समझने और शायद ठीक करने का थोड़ा वक्त था। विमान बच गया था। और यहाँ? अहमदाबाद वाले केस में विमान सिर्फ 400 फीट पर था, मतलब रिएक्शन टाइम लगभग 0 था। ये तो सिर्फ एक गलती या तकनीकी खराबी से ज्यादा लग रहा है। क्या सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं? वीडियो में इसका जिक्र है? बिल्कुल। और ये पहलू शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जैसे पायलटों की थकान। थकान? हाँ, खासकर रात की उड़ानों के बाद सुबह का वो वक्त 3 से 6 बजे के बीच, जब बॉडी क्लॉक सबसे निचले स्तर पर होती है। क्या एयरलाइन की जो रोस्टिंग पॉलिसी है वो इन चीजों का ध्यान रखती है? फिर एक और चीज है, MEL के तहत उड़ान भरने का दबाव। MEL ये क्या चीज है? मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। मतलब कुछ छोटी मोटी चीजें अगर काम नहीं भी कर रही हैं तो भी नियमों के तहत विमान उड़ान भर सकता है। अच्छा। और वो कागज पर तो ये ठीक लगता है, लेकिन क्या इसकी वजह से कभी कभी सुरक्षा के साथ समझौता हो जाता है? क्या छोटी मोटी खराबियों को, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन सिस्टम में कोई दिक्कत है या कोई और छोटा सेंसर काम नहीं कर रहा, उसको नजरअंदाज करने का एक कल्चर बन जाता है? और वो बोइंग और एयरबस के डिजाइन में फर्क वाली बात, उसका क्या मतलब था? हाँ, वो भी एक पॉइंट उठाया गया है कि बोइंग में कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर्स मेमोरी आइटम होते हैं, मतलब पायलट को याद रखने होते हैं। एयरबस में शायद चेकलिस्ट पर ज्यादा जोर होता है। तो बोइंग में इंजन बंद करने की प्रक्रिया में फ्यूल बंद करना, फायर बटन दबाना शामिल है। अगर कम ऊंचाई पर तनाव में गलती से ये हो जाए तो उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। इसमें विसल ब्लोअर्स की भी बात है, मतलब कंपनी के अंदर के लोग जो आवाज उठाते हैं। हाँ, बोइंग और एयर इंडिया दोनों के संदर्भ में ये बात आई है कि पहले भी लोगों ने सुरक्षा मानकों या प्रक्रियाओं को लेकर चिंता जताई थी। ओह। जैसे बोइंग में प्रोडक्शन क्वालिटी पर सवाल उठे थे। एयर इंडिया में भी सुरक्षा उपकरणों को लेकर कुछ बातें पहले सामने आई थी। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी आवाजों को गंभीरता से सुना जाता है?
और जांच प्रक्रिया पर भी सवाल है। वो सीवीआर और डीएफडीआर का क्या रोल होता है? सीवीआर मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है, और डीएफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान के सारे तकनीकी पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है। ये दोनों मिलकर ब्लैक बॉक्स कहलाते हैं। हाँ, सुना है। ये किसी भी जांच के लिए सबसे अहम सबूत होते हैं। पर यहाँ चिंता ये जताई गई है कि इन रिकॉर्डर्स को जांच के लिए अमेरिका भेजा गया। अमेरिका? क्यों? क्योंकि विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग वहीं की है। तो सवाल यह है कि क्या इससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। और साथ ही भारत की जो अपनी जांच एजेंसी है AAIB, उसकी स्वतंत्रता और क्षमता पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं वीडियो में। क्या जांच पूरी तरह पारदर्शी है? घाटकों पर क्रैश का उदाहरण भी दिया गया, जहां शुरुआती जानकारी और फाइनल रिपोर्ट में कथित तौर पर कुछ विरोधाभास थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ऊंची इमारतों का भी जिक्र है। हाँ, ये भी एक एंगल है कि अगर आसपास खुला मैदान होता तो क्या नतीजा कुछ और होता? क्या क्रैश लैंडिंग की कोई संभावना बनती? और ये भी कहा गया कि अक्सर ऐसे हादसों में पायलट एरर कहना सबसे आसान होता है। बिल्कुल। इससे एयरलाइन, मैन्युफैक्चरर, बीमा कंपनी, सबको एक आसान जवाब मिल जाता है, और जो सिस्टम की गहरी खामियां हैं उन पर शायद पर्दा पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण इशारा कर रहा है कि यह हादसा शायद किसी एक चीज का नतीजा नहीं था। सही कहा। ऐसा लगता है कि ये कई चीजों का एक दुर्भाग्यपूर्ण संगम था। तकनीकी खराबी